वार और 1965 का जो हमारा महामारी आ गया। इन तीन के कारण ये पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, जिसको हम पूरा करना चाहते थे, वो पूरा नहीं हुआ। अब इसके दूसरे एंगल पे आइए। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पूरा हो जाने के बाद भारत की स्थिति ये हो गई कि अगली पंचवर्षीय योजना बनाई नहीं जा सकती। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में विलंब हो गया और कुछ दिनों तक के लिए योजनावकाश हो गया। क्या हो गया? कुछ दिनों के लिए क्या हो गया? योजनावकाश हो गया। यानी प्लान हॉलीडे जी, अच्छा बिल्कुल, यानी प्लान हॉलीडे, ठीक है, प्लान हॉलीडे। ये प्लान हॉलीडे का पीरियड कब से लेकर कब तक रहा है? 1966 से लेकर के 69। क्या कहते हैं इसको? प्लान हॉलीडे। प्लान हॉलीडे के इस पीरियड की जो बात आती है, अक्सर एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई, यहाँ पर मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ कि पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान क्या हुआ, भारत में क्या किया गया। तो भाई क्या जो योजनावकाश पीरियड था, इस दौरान भी भारत में कुछ हुआ? तो इस दौरान जो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, वो रही है आपकी हरित क्रांति। इस प्लान हॉलीडे पीरियड में भारत ने क्या शुरू किया? हरित क्रांति। 1966-67 के फाइनेंशियल ईयर से ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक किसको कहते हैं? MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा। और MS स्वामीनाथन साहब को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अभी लास्ट ईयर में MS स्वामीनाथन को भारत में लास्ट ईयर भारत रत्न की उपाधि, बहुत अच्छे से याद है। ठीक, तो ये योजनावकाश पीरियड में सबसे बड़ी बात जो आ रही है वो हरित क्रांति आ रही है। अच्छा, हरित क्रांति आप लोग जानते हैं क्या होता है? व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन? उपज को बढ़ाना। और कोई आपको से और कुछ थोड़ा क्लियर जस्टिफाई करके बताइए तो आगे बता। इसमें जो खेती का तरीका है, खेती का तरीका है, हाँ, वो मॉडर्नाइज किया गया इसके लिए। पहले मॉडर्नाइज नहीं था। कैसे मॉडर्नाइज किया गया? मॉडर्नाइज किया गया क्योंकि जो है बाहर से जो है बीजों को नए नए प्रकार के और जो है वहाँ पे मशीनों को यहाँ पे लाया गया, लाया गया। भाई आप लोग किसान के घर से ज़्यादा लोग होंगे हमारे समझ से, कि व्यापारी के घर से भी है और नौकरी वाले से कम। ज़्यादातर तो लोग किसान से ही हैं। तो पता तो होना चाहिए हरित क्रांति क्या है, द्वितीय हरित क्रांति क्या है, सप्त क्रांति क्या है, इंद्रधनुष क्रांति क्या है, नीली क्रांति क्या है, पीली क्रांति क्या है। बहुत सारी क्रांतियाँ हुई भारत में। सरदार भगत सिंह की क्रांति केवल मत याद रखिए, ये सब भी क्रांति याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। तो क्या कहता भाई, पहली बार जब हरित क्रांति हुआ, हरित क्रांति जब हम लोगों ने लागू किया तो यहाँ पर बात किए
उन्नतशील बीज, अधिक सिंचाई और उर्वरक का उचित उपयोग, ज़्यादा मात्रा में उपयोग, ऐसा करके हम उत्पादन को बढ़ाएं जिससे खाद्यान्न की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित हो। खाद्य सुरक्षा पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उपलब्धता। चलिए अब बात समझ में आ गई। तो हरित क्रांति हुआ योजना अवकाश का सबसे बड़ा बात। बाकी और कुछ मत लिखिए। अब लिखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 4th 5-year प्लान। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, 4th 5-year प्लान। इसका टेन्योर क्या होगा, टाइम पीरियड 1969 से 1974। अब हम ऐसे भारत में प्रवेश कर रहे थे जहां पर लोगों का हित सुरक्षित करना बहुत बड़ी जरूरी थी। एक वो, दूसरी ओर व्यवसाय को बढ़ाना बहुत जरूरी था, और तीसरी ओर जो खाने को जिनको नहीं है या जो बहुत गरीब हैं उनको ऊपर उठाने का समय आ गया। यानी गरीबों का विकास, निम्न वर्ग का विकास, यानी उनको हमें ऊपर उठाना था, उन्हें हमें समानता की ओर लेकर के आना था। ऐसे के लिए क्या जरूरी था कि हम ऐसे कार्यक्रम को लागू करें, प्रभावी बनाएं, जिससे ऐसा उपाय होगा। अब क्या क्या हो सकता है, जरा समझिए यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले देखिए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले यहाँ पर भारत में मुद्रा का मूल्य में अवमूल्यन किया गया, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। सबसे बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे आता है कि भारत में मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया, तो 1969। नोट करिए, 1969 में मुद्रा का अवमूल्यन। नहीं सॉरी, 1969 मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। दूसरा यहीं पर आ रहा है MRTP एक्ट। ये भी क्वेश्चन आता है कि MRTP एक्ट कब पारित हुआ। इसे कहते हैं मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP एक्ट। ये भी 1969 है। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट। तो एक तो इस पर काम हुआ है, MRTP एक्ट पर आगे, ठीक है ना। और इसी पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सरकारी नारा नहीं था, सरकार का नारा नहीं था। किसका नारा था? इंदिरा गांधी के राजनीतिक पार्टी का नारा। तीन बातें यहाँ पर ध्यान देना होगा, बिल्कुल सब लोग ध्यान दे लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया? चौथी पंचवर्षीय। भारत सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा कब दिया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत सरकार ने गरीबी हटाओ कार्यक्रम को कब प्रभावी बनाया? 6वीं पंचवर्षीय। यानी 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। कई बार क्या होता है कि हम इसी चक्कर में गलती कर रहे हैं। हम का मतलब आप सब लोग, भाई पता चला आपने पढ़ लिया कि या किसी किताब में पढ़ लिया गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। वहाँ पूछ रहा है गरीबी हटाओ का पहला कार्यक्रम भारत में, पूरे भारत में कब से लागू किया गया? और वो 6वीं पंचवर्षीय। कब से उसे शुरू किया गया? तो वहाँ पर फिर चक्रीय योजना में। तो यानी हमें बड़ा क्लियर कट होकर के पढ़ना पड़ता है, कहाँ पर कौन सा आंकड़ा काम का हमारा है, कहाँ पर कौन सा डेटा हमारे लिए जरूरी है। जब हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, आप लागू नहीं।
क्लियर हो गया? अब लिखिए 5वीं पंचवर्षीय, 5th 5-year प्लान, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5th 5-year प्लान। इसका टाइम पीरियड क्या होगा भाई? 1974 से लेकर 1978। 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो 5 साल तक नहीं चल पाई। उसे 1 साल पहले ही एंड घोषित कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया। 5वीं 5 साल तक नहीं, बस ऐसे ही याद कर लीजिए। 74 to 78 वाइंड अप। 74 के समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है ना? इंदिरा गांधी जी इस समय प्रधानमंत्री थी। और भारत में गरीबी हटाओ के लिए इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, ये बहुत ज़्यादा प्रयास किया। काम के बदले अनाज योजना, ट्राइसेम, IRDP, ICDS जैसे तमाम कार्यक्रम चलाया है, ठीक है ना? अब जरा यहीं पर समझिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में सबसे मेन या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले आप देखिए 5th 5-year प्लान में हो रहा है ICDS। कौन सा कार्यक्रम हो रहा है? ICDS। ICDS आप लोग जानते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। हिंदी में इसी को कहते हैं समन्वित बाल विकास परियोजना। समन्वित बाल विकास परियोजना। समन्वित बाल विकास परियोजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि इसे कब से लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975। अच्छा, ये है क्या, कौन सी परियोजना भाई, तो ये बताएगा? आप लोगों में से किसी ने इसका लाभ लिया कि नहीं? बालक कभी आप रहे कि नहीं रहे? रहे हैं? बताइए भाई, आप लोग बच्चे कभी रहे कि नहीं रहे? इसका लाभ लिया कि नहीं लिया है? आंगनबाड़ी परियोजना, बिल्कुल सही नाम पकड़ा आपने। इसी को कहते हैं आंगनबाड़ी परियोजना, उसे ICDS कहते हैं, ठीक है ना? चलिए, तो एक बात आ गई समझ में। चलिए, अब दूसरी बात आते हैं। क्या हो गया? हाँ, पोषाहार न्यूट्रिएंट्स। चलिए, अब इसी डेट को ICDS के साथ एक दूसरा काम हो रहा है, देखिए RRB, रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्या है इसका नाम? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, RRB, ये भी स्थापित हुआ। अब जरा समझिएगा, आज के डेट में RRB बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा। क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है? जब ये स्थापित हुआ था, कब डेट में स्थापित हुआ था? 2 अक्टूबर 1975। ये दोनों कार्यक्रम इसी डेट में स्थापित हुए हैं, ठीक। जब ये स्थापित हुआ था तो हर जिले में अलग अलग, हर जिले का अलग अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हुआ करता था।
बस्ती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, संत कबीर नगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हर जिले का अलग है और इसी बेस पर इसकी स्थापना हुई थी। तो क्वेश्चन आता है कि जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी या कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना शुरुआत में एक साथ हुई थी पूरे भारत में, हर जिले में अलग अलग था। तो शुरुआत में पूरे भारत में एक साथ 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, नोट कर लीजिएगा। 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना एक साथ की गई। एंड 2 अक्टूबर 1975 5 रीजनल रूरल बैंक is being established at once. पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना एक साथ। अब कहाँ कहाँ किया गया ये भी क्वेश्चन बनता है। नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 भिवानी, जयपुर किस राज्य में है? राजस्थान। भिवानी हरियाणा, भिवानी, हाँ भिवानी कहाँ पर है? हरियाणा में है। फिर मुरादाबाद, मुरादाबाद, इसे मुरादाबाद कहते हैं आप लोग, इंग्लिश में मुरादाबाद लिखते हैं, हिंदी में मुरादाबाद। और गोरखपुर, ये दोनों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद लास्ट है आपका मालदा, मालदा एक जिला है, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना? मालदा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आरआरबी की स्थापना हुई, आईसीडीएस की स्थापना हुई, एक साथ हुई। इसी समय सेल की भी स्थापना हो रही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी एक बार क्वेश्चन आया है कि सेल की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में? सेल की स्थापना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत की एक महारत्न कंपनी है इस समय ना, पता कि नहीं पता आप लोग को? महारत्न का दर्जा है ये, महारत्न आपको पता है कि नहीं आप लोगों को? महारत्न कंपनियां, भारत सरकार की जो कुछ कंपनियां हैं उन्हें व्यावसायिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कुछ मानदंड बना दिए गए हैं। महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न 1, मिनी रत्न 2, ऐसे कंपनियों की कैटेगराइज किया जाता है। पढ़िएगा, आगे पढ़ाया जाएगा आपको। चलिए, तो सेल की स्थापना हो गई, आईसीडीएस की स्थापना हो गई, आरआरबी की स्थापना हो गई, ऐसे प्रमुख काम हैं, ठीक है। अब आप लिखिएगा चक्रीय योजना, रोलिंग प्लान। चक्रीय योजना, रोलिंग प्लान। अब 1978 में फिर एक बार भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके दूसरी विधा की शुरुआत की जाती है। 1978 में सत्ता परिवर्तन हो जाता है और नए प्रधानमंत्री जी ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को न लागू करके चक्रीय योजना की शुरुआत की, जिसे आप रोलिंग प्लान कहते हैं। तो लिखिएगा चक्रीय योजना में, एक लाइन में यही परिभाषा आपसे एग्जाम में आता है। चक्रीय योजना में प्रत्येक अगले वर्ष एक साल जोड़कर
नई योजना का निर्माण करते हैं, एक साल जोड़कर नई योजना का निर्माण करते हैं, चक्रीय योजना। इन द रोलिंग प्लान एट एवरी नेक्स्ट ईयर 1 more year प्लानिंग विल बी एडेड। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि आपने 5 साल की योजना बनाई, हमने इसको नोट किया। कब से नोट किया? 78 से शुरू किया, तो 9 यानी 79, 80, 81 और 80, ये तो चला ना 78, 89 से 5 साल हो गए। अब एक साल आगे बढ़ा, मान लीजिए 79 पे आप पहुंचे, तो ये आगे बढ़ जाएगा एक साल। अब यानी यहाँ पर 83 तक का बनाया जाएगा। जब हम यहाँ पे एक साल और आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ से आगे बढ़कर के यहाँ तक बनाया जाएगा, यानी एक साल और बढ़ाया जाएगा, ये 84 तक का हो जाएगा। ऐसे यानी हर साल रोल करते हुए चलेंगे। रोल करते हुए मतलब बन गया रोलिंग प्लान। हर अगले साल आने पर एक साल की योजना बढ़ा दी। क्वेश्चन आता है कि रोलिंग प्लान यानी चक्रीय योजना के जनक कौन है, किसने शुरू किया था? गुन्नार मिर्डल, ये नाम याद रख लीजिएगा। दुनिया में सबसे पहले जो चक्रीय योजना शुरू किए थे वो गुन्नार मिर्डल ने किया। इसे मिर्डल मॉडल भी कहते हैं। गुन्नार मिर्डल, ठीक है ना। समय अभाव भी देखना होता है, बहुत थोड़ा ज़्यादा नहीं, जितनी जरूरत है सिर्फ उतनी बातें करते हुए आगे चला जाए। अब दूसरी बात देखिए, इसी चक्रीय योजना के दौरान भारत में IRDP की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? IRDP, देख लीजिएगा। 1979 में भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों से, अब जिलों की संख्या इस समय नहीं याद है, न कोई मतलब बनता है, कुछ जिलों से IRDP की शुरुआत है। From 1979, Government of India started IRDP from some district। मतलब पूरे भारत से नहीं शुरू किया, ये खास बात है। ठीक, अब IRDP का फुल फॉर्म लिख दीजिए भाई। IRDP क्या फुल फॉर्म है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। समन्वित, पहले एक बार इंग्लिश में लिख लीजिए। तो ये सब प्रोग्रामों के नाम आप हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिख लें, क्योंकि क्वेश्चन आपसे आ सकता है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक इसी को हिंदी में भी लिख दीजिए, समन्वित बाल विकास समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहीं पर एक क्वेश्चन और नया बनेगा कि ये कार्यक्रम पूरे भारत में कब से लागू हुआ? जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम पूरे भारत में कब से लागू हुआ? तो लिखिएगा, यह कार्यक्रम 1980-81 के, यह कार्यक्रम 1980-81 के वित्तीय वर्ष से पूरे भारत में लागू किया गया। This program is being implemented in whole of the India from 1980-81 financial year।
ठीक है, चलिए भाई अब आप लिखिए छठी पंचवर्षीय योजना, 6th 5-year प्लान, 6th 5-year प्लान। और इसका टेन्योर होगा, टाइम पीरियड होगा 1980 से 1985, यानी चक्रीय योजना केवल 2 वर्ष रहा। रोलिंग प्लान केवल भारत में कितने टाइम पीरियड रहा? 2 वर्ष, 1978 से 1980। 1980 में कौन सी योजना लागू हो गई? छठी पंचवर्षीय। छठी पंचवर्षीय योजना काल तक आते आते भारत की आर्थिक सामाजिक स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आ चुका था। अब हम नए दिशा की ओर आगे बढ़ रहे थे। भारत सरकार भी ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत कर चुकी थी जिससे ग्रामीण सामुदायिक विकास, नगरीय सामुदायिक विकास और हर वर्ग का विकास होना संभव हो पाया। चाहे वह काम के बदले अनाज योजना रहा हो, चाहे वो IRDP रहा हो, चाहे वो ट्राइसम रहा हो, चाहे वह ड्वाक्रा रहा हो, हर कार्यक्रमों की एक अभूतपूर्व उपलब्धता रही। ठीक, यहाँ पर हम कुछ कार्यक्रम को लिखवाएंगे, सभी नहीं लिखवाते, क्योंकि जिनको मुझे लग रहा है कि पंचवर्षीय योजना से लिंक करके पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा केवल वही। बाकी आपको जब कार्यक्रम, योजनाएं और नीतियाँ पढ़ाई जाएंगी एक टॉपिक, तो उसमें आपको पूरा डिटेल बात हो जाएगी। कुछ लेक्चर्स आपको कार्यक्रम और योजनाएं और नीतियों के नाम से है, तो जब भी वो पढ़ाया जाएगा तो पूरा डिटेल बात हो जाएगी। ठीक है ना? ऐसा मत सोचिए कि 1-2 कार्यक्रम हमने लिखाया बाकी छोड़ दिया तो क्या बाकी जरूरी नहीं, बाकी सब जरूरी है। लेकिन अब चूंकि हमारी अपनी लिमिट है कि हम पंचवर्षीय योजनाओं से केवल उतने को ही लिंक करेंगे जितने से काम होगा। चलिए आगे लिखते हैं। तो 1980 से 1950, अब ये जो छठी पंचवर्षीय योजना दौरान का कार्यकाल रहा है, इसमें क्या क्या नया हुआ या क्या क्या बड़ा हुआ? तो सबसे पहले क्या हुआ? नाबार्ड की स्थापना, 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना 1982। चलिए कोई नाबार्ड का फुल फॉर्म तो बता देना। नहीं बताओ? पता है लेकिन भूल गए। आप लोग बताएंगे, लिखिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है आपका नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका काम क्या होता है? कृषि एवं ग्रामीण का विकास, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र का विकास, एग्रीकल्चरल लोन और रूरल रिक्वायरमेंट लोन को ये सब्सिडाइज बनाता है, इजी बनाता है, कंफर्म करता है, ताकि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। दूसरी यहाँ पर हो रही है एक्जिम बैंक की स्थापना। ये जनवरी 1982 में हुआ था। एक्जिम बैंक की स्थापना, EXIM, एक्जिम बैंक, जनवरी 1982। ये आयात निर्यात बैंक भी से कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्जिम बैंक मतलब
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ये भी हुआ 1982 में, ठीक है। और तमाम और सारे कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है यहाँ पर। उन सारे कार्यक्रमों को यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये एक ऐसा समय आ रहा है, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी जी की, और इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं माननीय राजीव गांधी, जो भारत में नए युग की शुरुआत करते हैं। राजीव गांधी जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नए भारत का निर्माण करना शुरुआत किया। नया भारत तो बार बार होगा, आजकल मोदी जी भी कहते हैं नए भारत की शुरुआत, ठीक है, मोदी जी ने भी काम किया। हर एक का अपना अपना योगदान, मैं किसी के योगदान को कम या ज़्यादा करने यहाँ नहीं आया। तो राजीव गांधी जी 1984 में प्रधानमंत्री बनते हैं, 85 में योजना समाप्त हो जाती है, 85 से ही 7वीं पंचवर्षीय योजना लाती है। तो लिखिएगा आगे 7वीं पंचवर्षीय योजना, 7th 5-year प्लान। सातवीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आता है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो टेन्योर होता है, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या चीज़ें हैं, जरा ये समझिएगा। इसका टाइम पीरियड होता है 1985 से 1990। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1985 to 1990। अब नए भारत की शुरुआत राजीव गांधी जी क्या करते हैं भाई, सबसे पहला जो काम कर रहे हैं, जो नया शुरुआत कर रहे हैं, वो है आपका भारत में विद्युतीकरण की तेजी, यानी इलेक्ट्रिफिकेशन में बहुत चेंज लेकर के आए। बहुत तेजी से भारत में विद्युतीकरण की शुरुआत की। देखिएगा, तेजी से विद्युतीकरण की शुरुआत, इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण, ठीक है। पहला बात यहाँ पर आ गई, विद्युतीकरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात आ रही है सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति। सूचना प्रौद्योगिकी में प्रगति, प्रोग्रेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए 7th 5-year प्लान 1985-90, और यहीं से लिखना चाहिए, बाकी पिछला छोड़ दीजिए। तो पहला क्या काम हुआ 7वीं पंचवर्षीय योजना में, एक तो विद्युतीकरण पर तेजी से काम हुआ कि भाई सभी गांवों को इलेक्ट्रीफाई किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में ही विद्युतीकरण की तेजी से प्रसार किया जाए। और दूसरी बात यहाँ पे आ रही है कि सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति। राजीव गांधी जी ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में कंप्यूटर लेकर आए, इन्हीं के समय कंप्यूटर। अब तीसरी ओर देखिए, रोजगार बढ़ाने का प्रयास, ट्राई टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया। इसके लिए क्या किया इन्होंने, पहला काम किया जवाहर रोजगार योजना। इसकी क्या आगे बढ़ाया, जवाहर रोजगार योजना 1987। और दूसरा क्या किया, नेहरू रोजगार योजना 1989। तो जब दोनों बता रहा हूँ मैं आपको, एक जवाहर रोजगार योजना है, एक नेहरू रोजगार योजना है, ठीक है ना। नेहरू रोजगार योजना 1989, 1989। हम तो प्रयास करेंगे सारी चीजें बताने का, जितना भी मैक्सिमम आपको हम बता पाए। बाकी और क्वेश्चन भी यहाँ से लगातार आपका आ रहा है, यहाँ से आपको लगातार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रहा है, इसको भी आपको करना है। तो जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना, एक ग्रामीण क्षेत्र के विकास रोजगार प्रदान करने के लिए था, एक शहरी क्षेत्र के लिए था।
तो जवाहर और नेहरू दोनों अलग अलग। तो राजीव गांधी जी ने यहाँ पर भी काम किया, इनको। अब फिर जरा समझिए, जब ये पंचवर्षीय योजना काल अपनी आखिरी चरण पे था 1989 में, तो भारत में चुनाव होता है। चूंकि 74 में चुनाव हुआ था, उसके बाद फिर 79 में होना ही था। तो 79 में जब चुनाव होता है तो राजीव गांधी जी चुनाव हार गए और उस समय प्रधानमंत्री बनते हैं माननीय वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1989। यही वो समय है जब जनता दल की सरकार बनती है भारत में, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी इसी पार्टी से होता है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी। दो लोगों की सरकार बनती है उससे, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तो मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तर प्रदेश के, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं भारत के। और इन्होंने ही मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को प्रभावी बनाया था। ये सीधा सा क्वेश्चन आपके आता है कि बीपी मंडल के प्रतिवेदन को किस प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। और अगले 10 साल बाद 78-79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, और 89 में जाकर के इन्होंने एक्सेप्ट किया था, और इसी बिहार पर इनकी सरकार भी बनी थी। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन 1991 आते आते के पहले ही ये फिर भाई साहब चले जाते हैं। 90 में ही चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, वो भी चले जाते हैं। फिर से चुनाव आने की बारी आ गई, फिर से चुनाव होता है, और इस चुनाव में फिर से राजीव गांधी जी शहीद हो जाते हैं। तो फिर से ये चुनाव होता 2 साल के भीतर, मध्यावधि चुनाव होता है। तो इस चुनाव में माननीय राजीव गांधी जी, और उसका प्रभाव कुछ पड़ता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को फिर से ज़्यादा सीटें मिलती हैं, तो फिर से कांग्रेस की सत्ता। फिर कांग्रेस की सत्ता जब बनती है तो कांग्रेस की पार्टी आती है, तो मनमोहन ऐसा ही पीवी नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्री। अब तो बम से इतने बड़े नेता को हम मार दें कैसे कर दें, उनके लिए शहीद सब लगाया जाए। ये ऐसा नहीं कि मैं राजनीति बात कर रहा हूँ, बस ये है कि भाई पूर्व प्रधानमंत्री आए हैं और रैली करने गए थे, बम से उड़ा दिया गया, तो हम कह सकते भाई शहीद सब प्रयोग कर दिया जाए। ऐसा कोई हमारी खास भावना नहीं कि हम किसी को आहत करने के लिए कर रहे हैं या किसी को पसंद करने के लिए, एक सामान्य सूचक भाई सम्मान सूचक पर प्रयोग करते हैं हम। तो या मान लीजिए भाई राजीव गांधी एक्सपायर्ड हो गए, बात खत्म हो गई, ठीक है। मनमोहन पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार जब आती है, तो यहाँ एक समस्या आ रही है कि अगली पंचवर्षीय योजना फिर नहीं बनाई पा रही। 1990 से लेकर के 1992 तक के 2 साल तक के लिए अगली पंचवर्षीय योजना फिर नहीं बनाई जा रही है। क्या बनना है यहाँ पर? योजनावकाश। तो लिखिएगा फिर से, योजना, द्वितीय योजनावकाश, सेकंड 5 ईयर प्लान हॉलीडे या सेकंड प्लान हॉलीडे। तो दूसरी योजनावकाश आती है यहाँ 1990 से 1992। अब एक बात बार बार आ रही है कि जब भी भारत में योजनावकाश रहा है तो भारत में हमेशा कुछ नया हुआ या कुछ बड़ा हुआ। इस सेकंड प्लान हॉलीडे में क्या हुआ? द्वितीय योजनावकाश काल में क्या किया गया भारत में? हाँ, द्वितीय योजनावकाश में आपका जो टर्म आ रहा है एलपीजी की शुरुआत हो रही है। आप बताएंगे जरा एलपीजी क्या है? व्हाट इज एलपीजी? आप कोई भी पीछे, आगे से पीछे से कोई जवाब देते। एलपीजी, हाँ,
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एक जवाब आया। और कोई किसी के जवाब को आप मत देंगे। इनका जवाब रहा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और कोई? हाँ, अब आप बताइए। हाँ, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये है इसका फुल फॉर्म। और आपने जो एलपीजी का जवाब दिया वो भी जवाब गलत था, क्योंकि वहां पर लिक्विड नहीं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको भी याद रखिएगा। जो गैस की आप बात करोगे एलपीजी, उसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दोनों शब्द। अब आ जाइए बात लिबरलाइजेशन, थोड़ी थोड़ी चर्चा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। यानी उदारीकरण। क्या है भाई उदारीकरण? यहां सीधा सा शब्द लीजिए उदार, यानी लिबरल आदमी है। तो लिबरल तो आप तभी फेस कर पाओगे या लिबरल आप तभी समझ पाओगे जब उसके पहले कठोर की अनुभूति कर चुके। यानी पहले भारत में कठोर नियम और कानून थे, सरकार को भी ये लगा कि ऐसे नियम कानून कठोर हैं, तो उन नियमों कानूनों में रिलैक्स किया गया, उन नियमों कानूनों में छूट दिया गया, उन्हें आसान बनाया गया, व्यवहारिक बनाया गया। इसी को आप कहते हो उदारीकरण। उदारीकरण की प्रक्रिया में भारत में यहीं से इंस्पेक्टर राज की समाप्ति की जाती है। इंस्पेक्टर राज की समाप्ति क्या है ये? पहले क्या था कि फैक्ट्री से माल कोई बाहर तभी निकलेगा जब उससे संबंधित इंस्पेक्टर साहब जांच कर लेंगे। कौन से इंस्पेक्टर साहब? एक्साइज इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, कोई भी। अगर वो जांच किए सही पाएगा तब माल आप बाहर भेज सकते हो, और नहीं तो ऐसे पड़ा रहेगा। तो यहीं से बात आती है इंस्पेक्टर राज की समझ। दूसरी ओर इनकम टैक्स आपको रिटर्न करना है, फाइल करना है, तो आपको कोई सीए वकील मतलब एडवोकेट बढ़ करके बनाएगा, बैठेगा, अप्रूव करेगा, सब कुछ करेगा, और उसका अप्रूवल वहां पर जरूरी होगा। यहीं से सरल फार्म की शुरुआत हुई, आसान। तो यानी हमने, यानी भारत सरकार ने लिबरलाइज होकर के उन कानूनों में आपको छूट, इसी को आप कहते हो उदारीकरण। दूसरा है प्राइवेट, यानी निजीकरण। निजीकरण मतलब क्या हुआ? अब थोड़ा सा इस पर आपको चर्चा समझनी होगी। देखिए, भारत की अगर हम औद्योगिक नीतियों की बात करें, किसकी बात करें? औद्योगिक नीतियां। तो पहली जो औद्योगिक नीति आई 1948, दूसरी आई 1956 और तीसरी जो चर्चित आई वो 1991 में। बीच में संपूरक या पूरक नीति आई है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। 1948 में जब भारत की औद्योगिक नीति आती है तो आप प्रयोग करते हो एक बड़ा कॉमन शब्द कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश। पढ़ते हैं? बताइए भाई। इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ये मिक्स्ड क्या है? इसमें सर प्राइवेट और सरकार दोनों मिल करके, प्राइवेट और सरकार, वही बात है, पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण। और कोई मिक्स्ड पिकल भी आता है, मिक्स्ड अचार भी तो आता है। तो वैसे ही समझिए यहाँ पर भी दोनों चीजों को मर्ज कर दिए, सार्वजनिक और निजीकरण का, और दूसरी ओर समाजवादी और पूंजीवादी। दोनों बातें घुमा फिरा करके एक ही क्या कहते हैं। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले हैं। रसा, चाइना इसके बड़े एग्जाम्पल हैं, जापान, रसा, चाइना। और दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं, जैसे विकसित देश जितने भी हैं, और यूएसए, यूरोप,
इस तरह सारे देश। भारत ने कहा कि ना तो हम पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे, ना हम साम्यवाद को बढ़ावा देंगे, दोनों का संतुलन करके चलेंगे। और संतुलन करके चलने में दोनों का बढ़ावा भी बराबर। इसी को हमने कहा, क्या कहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, कि जहां समाजवादी का रूप भी होगा, जहां पूंजीवादी का भी रूप होगा, दोनों का बैलेंस। अब इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने क्या किया, इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने क्या किया कि निजीकरण करने से पहले उद्योगों को कैटेगराइज कर दिया। कैसे कैटेगराइज किया? उद्योगों को हमने क्या किया, कैटेगराइज कर दिया। 1948 में उद्योगों को 4 भागों में बांट दिया, ABCD। ए कैटेगरी के उद्योग, बी कैटेगरी के उद्योग, सी कैटेगरी के उद्योग, डी कैटेगरी। अभी जब औद्योगिक नीति पढ़ाई जाएगी आपको डिटेल किया जाएगा। 1956 में हमने 3 भाग में बांटा, फिर 1951 में हमने 3 भाग में बांटा, लेकिन इन उद्योगों की संख्या बदलती गई। 1956 में जहां 18 उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, 1991 में आते आते वहां केवल 5 उद्योग बचे। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों की संख्या लगातार, बड़ा यक्ष प्रश्न में आपसे बात करूं। आज हम बात करते हैं कि आज की सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को बेच रही है। बार बार आता है मोदी जी रेलवे बेच दे रहे हैं, मोदी जी ये फैक्ट्री बेच दे रहे हैं, मोदी जी ये फैक्ट्री। अब मेरे ये नहीं समझ में आता है कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं या खराब कर रहे हैं। भाई अब यहाँ पर पहला तो बात आता है कि पॉलिटिकल चश्मा, राजनीतिक चश्मा से देखा जाए तो राजनीतिक चश्मा तो हमको एक चीज़ सिखाती है, और वो आप हमेशा वही पाएंगे। 1 फरवरी को बजट आता है, 2 फरवरी का अखबार उठाइएगा, पूरे बजट के बारे में लिखा जाएगा। सत्ता पक्ष के जितने लोग लिखे पड़ेंगे, यह बजट बहुत सुंदर है, यह बजट बहुत अच्छा है, यह युवाओं, वृद्धों, महिलाओं आदि के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। तब तक विपक्ष का एक स्टेटमेंट पढ़िएगा, यह बजट पूरी तरह से निराधार है, यह बजट युवाओं और महिलाओं के साथ जो है उनको नकारात्मक छवि रखता है, कुछ नहीं, यानी कि दोनों का। तो भाई राजनीतिक चश्मा से अगर हम बात करेंगे तो हम डिफरेंट आंसर आएंगे, लेकिन हमें तो बात करनी नहीं है, हम आप प्रशासनिक बात करने आए हैं। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण क्या है? अब प्रशासनिक दृष्टिकोण समझिए। नेहरू जी ने जब भारत की शुरुआत की, भारत की नींव रखी, तो उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों पर बल दिया, यानी सार्वजनिक क्षेत्र पर विश्वास ज़्यादा जगाया, और बहुत सारे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है। 48 में तो और ज़्यादा, 56 में और भी ज़्यादा, मतलब उससे थोड़ा सा कम, लेकिन तब भी ठीक ठाक है। अब बात ये आती है कि इतने उद्योगों को आरक्षित रखने के पीछे उनका क्या मतलब था? मतलब ये था कि हम आम पब्लिक को आवश्यकता की वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराएं। बहुत अच्छी बात है। इसी लिहाज पे एक क्वेश्चन आता है, किसने कहा था सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आधुनिक भारत के मंदिर हैं? ये जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, राजीव गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था? इन्हीं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राजीव गांधी जी ने क्या नाम दिया? राजीव गांधी जी ने इन्हें सफेद हाथी कहा। सफेद हाथी देखा है आप लोगों ने? टीवी में, मोबाइल में देखा होगा। थाईलैंड में पाया जाता है। आप देखने कहाँ जाओगे? कोई जरूरत नहीं है, यहीं देख लो टीवी मोबाइल में, बात हो जाएगी। लेकिन सफेद हाथी होते हैं इतना जानिए। सफेद हाथी की विशेषता क्या होती है? क्यों इन्हें सफेद हाथी कहा गया? जी बस यही बात। मतलब किसी का रंग सफेद, उसको हम सफेद हाथी कहेंगे। बताइए भाई, सफेद हाथी की क्या विशेषता होती है? हाथी जो आप लोग, हम लोग देखते हैं यहाँ पर, काली वाली हाथी, ये मेहनतशील होती है, ये भार ढोने में अक्सर काम आती है। पेड़ों की बल्लियाँ काट करके ढोने में अक्सर इनका सहयोग किया जाता है।
और अगर भारत की बात करें तो एक और बढ़िया सा क्वेश्चन यहीं से याद कर लीजिएगा। 1000 साल पहले 1000 साल पहले एक मंदिर का निर्माण हुआ है और उस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। 1000 साल पहले एक मंदिर का निर्माण हुआ है और उस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और वो मंदिर तमिलनाडु में है और वो लाल बलुआ पत्थर मध्य प्रदेश से ले जाया जाता है। और कैसे ले जाया गया था? हाथियों के द्वारा खींच करके ले गए। अब जरा बताइए तमिलनाडु में लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ मंदिर कौन सा है? ऑप्शन नहीं देते, ना हम ऑप्शन रखते हैं ना हम ऑप्शन देते हैं। आता है तो जवाब दीजिए, नहीं तो हम जवाब देंगे। राजराज प्रथम जी ने बनवाया था। चलिए आपको हिंट दे रहा हूँ, नाम सुना है राजराज प्रथम ने? चोल वंश, बृहदेश्वर मंदिर, राजराज प्रथम। ठीक, तो अब आप समझिएगा तो वो सब वहां पर बात आती है। तो काले वाले जो नॉर्मल वाले हाथी हमारे यहाँ ये वर्किंग होते हैं। सफेद हाथी किसी काम में नहीं होते, न भार ढोते हैं न कोई काम, वो केवल देखने के लिए सुंदर होते हैं। इसीलिए राजीव गांधी जी ने इन्हें भारत का सफेद हाथी कहा। यानी राजीव गांधी जी के समय आते आते सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रति भारत के लोगों का जो दृष्टिकोण था, भारत के सरकार का जो दृष्टिकोण था, वो बदल गया। यानी इसे हम पब्लिक वेलफेयर के लिए ना माने, ऐसा कुछ विचारधारा था राजीव गांधी जी। पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई तो उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जो 18 थी घटा करके 3 कर दिया, यानी आरक्षित उद्योग संघ को बाहर कर दिया, अरे 5 कर दिया, आरक्षित उद्योग से बाहर कर दिया। फिर आगे की सरकारों ने इसको 3 किया और आज केवल एक उद्योग बचा है जो पूरी तरह से, अरे 2 जो पूरी तरह से आरक्षित है, एक एटॉमिक पावर और दूसरा रेलवे। बाकी अब हर क्षेत्र में प्राइवेट आ गए हैं और रेलवे में भी तो आपको पता है कि कुछ ट्रेनें प्राइवेट भी चलाई जा रही हैं। तो बात आ रही कि हम प्राइवेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम मूव कर, हम उसी दिशा में आगे बढ़। तो यानी यहाँ से हमको लग रहा है कि ऐसा नहीं कि आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया राजीव गांधी जी के समय से चली आ रही है या पीवी नरसिम्हा राव जी के सरकार से। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि निजी उदारीकरण एक हो गया, दूसरा निजीकरण हो गया। अब तीसरी प्रक्रिया आती है वैश्वीकरण। तीसरी कौन सी प्रक्रिया है? वैश्वीकरण। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब कोई बताएगा कि ये कौन सी प्रक्रिया है? वैश्वीकरण की कौन सी प्रक्रिया है? इसमें बाहर के जो कंपनी और भारत में व्यापार, भारत बाहर के जो कंपनी भारत में था। और कोई? हाँ ठीक, और कोई बताइए। दोनों का, यानी हम इंडिया को ग्लोबली कनेक्ट कर रहे हैं। जब हम किसी भी देश को ग्लोबली कनेक्ट करेंगे तो हमारा संपर्क बढ़ेगा, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और हम तेजी से दूर तक काम कर सकते हैं, यानी संपर्क बढ़ेगा। इसी को आप कह सकते हो वैश्विक गांव की अवधारणा, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? ग्लोबल विलेज। आज पूरी दुनिया एक गांव की भांति है। कैसे गांव की भांति है? आप लोगों में से बहुत सारे लोग गांव से आते होंगे। गांव और शहर का मूल अंतर क्या है? गांव का मोहल्ला और शहर के मोहल्ले में क्या खास बात है? दोनों में एक अंतर बताना चाहिए, बहुत सारा नहीं, केवल एक अंतर, जिससे हम स्पष्ट हो जाए कि हाँ आप गांव के और शहर के मोहल्ले की बात करें। गांव में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, ठीक है, शहरों में नहीं। शहरों में नहीं होते। व्यापारिक संबंध गांव में और व्यापारिक संबंध। चलिए और कोई? एक बच्ची जरा उधर चले जाए, उनका जरा हल कर ले भाई।
एक हाँ एक कोई लोग चले जाइए, जरा देख लीजिए, ठीक है ना। थोड़ी सी उनकी तबीयत खराब हो गई है, कुछ लग रहा है। एक आध लोग और चले जाइए, सहयोग करना चाहिए भाई, जाइए जरा देख लीजिए, जरा पानी ले जाइए या ग्लूकोज दे देख लीजिए जरा सा जो है। ठीक है चलिए, तो बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, 2 लोग का पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बैठिए। तो वैश्विक गांव की अवधारणा की बात कर रहे थे, तो हमने आपसे कहा कि भाई गांव और शहर में क्या अंतर है, जरा इसको समझिएगा। आपने क्या बताया कि भाई संबंध का अंतर होता है, लेकिन मूलतः क्या अंतर है, जरा इस बात से गौर फरमाइएगा। अंतर देखिए बेसिक, गांव का रहने वाला व्यक्ति, बात ध्यान दीजिएगा, बात कम करिए, गांव का रहने वाला व्यक्ति पूरे गांव के बारे में जानता है। जो गांव का व्यक्ति होता है उसे पूरे गांव के बारे में खबर होती है, फलाने घर अगले महीने में शादी पड़ने वाली है, ये उनके रिश्तेदार जा रहे हैं, अगर कोई गुजर, ये कौन है, अरे नहीं तो इनको फलाने रिश्तेदार हैं। यानी घर के लोगों को छोड़ दीजिए, रिश्तेदारी के लोगों तक के बारे में पता होता गांव के लोगों को, और शहर के लोगों में 4 घर छोड़ करके कौन रहता है ये भी पता नहीं होता। यानी नॉलेज गांव के लोग के पास, अब हम नहीं कह सकते कि जरूरत होती है, समय होता है या तमाम बातें, लेकिन नॉलेज उनको पूरा होता है। तो आज हम जो बात करेंगे वैश्विक गांव की बात जो किया गया, इसीलिए किया गया कि आप यहाँ बैठे बैठे आज नए युग में है, आप दुनिया के किसी क्षेत्र के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तुरंत जान जाएंगे। कैसे जान जाएंगे? गूगल के द्वारा। यानी आज पूरा दुनिया हमारा गांव बन चुका है कि हम किसी के बारे में कुछ भी जानना चाहते तो जान जाएंगे। तो इसी को हम कहेंगे वैश्विक गांव की अवधारणा, ग्लोबल विलेज का कांसेप्ट। तो यही से शुरू हो रहा है वैश्वीकरण की बात। वैश्वीकरण क्या हो रहा है कि एक देश दूसरे देश की कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, संपर्क बढ़ा रहा है, और हमारा यहाँ पर क्या बढ़ रहा है? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, आर्थिक वैश्वीकरण। अब आर्थिक वैश्वीकरण क्या है? आर्थिक वैश्वीकरण का मतलब बनता है कि हमारे देश की कंपनियां दूसरे देशों में जाकर के व्यापार कर रही, दूसरे देश की कंपनियां भारत में आकर के व्यापार कर रही, यानी हमारा संपर्क बढ़ रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल आर्थिक वैश्वीकरण होता है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होता है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हम बात कर सकते हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, हम बात कर सकते हैं सोशल ग्लोबलाइजेशन, हम बात कर सकते हैं कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, तमाम तरह के ग्लोबलाइजेशन होंगे। आज हम कल्चरल बात कर ले तो दुनिया के कल्चर को आपने ले लिया और आपके कल्चर को दुनिया वालों ने भी लिया। बताइए भाई, क्या अंग्रेजों के आने के पहले भारत में कभी केक काटकर जन्मदिन मनाने की परंपरा थी? ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून करने की परंपरा थी? ये हमने कहाँ से लिए? और कोविड के दौरान अंग्रेजों ने नमस्ते करने की परंपरा सीखी, प्रणाम करने की परंपरा सीखी, यानी कि वो हाथ मिलाने की परंपरा से दूर कहना भाई कोरोना हो जाएगा, तो हम उससे बचे कि नहीं बचे? या वहां से दूर आए। तो यानी भारत की परंपरा को दुनिया ने स्वीकार किया और दुनिया की परंपरा ने हमने स्वीकार किया। इसको भी आप ग्लोबलाइजेशन कहोगे, ये भी आपका ग्लोबलाइजेशन का उदाहरण है। बस ये कि ये सांस्कृतिक ग्लोबलाइजेशन, आगे बात करोगे धार्मिक ग्लोबलाइजेशन, आगे बात करोगे राजनीतिक ग्लोबलाइजेशन। आप कहोगे राजनीतिक ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है? अंग्रेजों के पहले कभी भारत में प्रधानमंत्री का पद था, राष्ट्रपति का पद था, सचिव का पद था? तो भाई हमने आखिर सीखा नहीं सीखा अंग्रेजों से, बस यही बात आपकी आती है। तो यानी ये सारी प्रक्रियाएं आपको यहाँ पर मिलेंगी। इसी को ओवरऑल मिलाकर के हम क्या कहेंगे? वैश्वीकरण। तो यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों प्रक्रियाएं कब अस्तित्व में आई, कब स्वीकार की गई, कब लागू हुई? 1990 से लेकर 1992 के बीच में चल रही द्वितीय प्लान हॉलिडे, सेकंड प्लान, क्लियर? 1991। अब दूसरी ओर बात करिए, दूसरी ओर क्या हो रहा भाई? ठीक है, उनकी तबीयत ठीक है, सही है, ठीक है ना? तो दूसरी बार क्या और क्या हो रहा है यहां पर देखिए, इसका सेकंड बात आपकी शुरुआत हो रही है। भारत में मुद्रा आपूर्ति में कमी, भारत की विदेशी मुद्रा में कमी। 1991 की आर्थिक स्थिति हमारी इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमारे पास 2 हफ्ते की परचेजिंग पावर बची थी।
2 हफ्ते बाद क्या होगा, हम विदेश से सामान मंगाने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे थे। यहीं पर भारत की सरकार ने 40 टन सोना गिरवी रखा। 1991 में तत्कालीन भारत सरकार ने 40 टन सोना विदेशों में गिरवी रखा। तो यानी ये भी कार्य रहा यहाँ पर। तो प्लान हॉलीडे का पीरियड बहुत परिवर्तनकारी रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय हमने कई सारी नई चीज़ों की प्रयोग किया, कई सारी नई चीज़ों को यहाँ पर हमने प्रभावी बनाया। ठीक, अब आ जाइए अगली पंचवर्षीय योजना कौन सी होगी भाई? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8th 5-year प्लान। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8th 5-year प्लान। क्या हो रहा भाई, जरा देखिए यहाँ पर समझिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में अब भारत में नए युग की शुरुआत, नए तरीके से भारत विकास कर रहा था। एलपीजी के द्वारा कह सकते हैं या कुछ और बात करके हम कह सकते हैं कि नए युग की शुरुआत कर रहा था। अब हम जब नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, नए रूप से इसको प्रभावी बना रहे हैं, नए युग में चल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नया करेंगे, नई उपलब्धि करेंगे। तो कृषि क्षेत्र में भी बहुत सारी उपलब्धि किया, कृषि क्षेत्र में भी हमने विकास किया। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आ रही है कि पहली बार सबसे अधिक विकास दर हमने प्राप्त किया कृषि क्षेत्र में। यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में कृषि का विकास दर सर्वाधिक रहा है। इन 8th 5-year प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर वाज हाईएस्ट। नोट करिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास दर सर्वाधिक रहा। 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में कृषि का विकास दर सर्वाधिक रहा है। इन 8th 5-year प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर वाज हाईएस्ट। 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में कृषि का विकास दर सर्वाधिक रहा। ठीक है, ठीक। दूसरी बात लिखिएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में उत्तर प्रदेश का विकास दर सर्वाधिक रहा। यहां से सीधा सा क्वेश्चन आपके पीछे में आता है। पहला लाइन आपको लिखना था, 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में कृषि का विकास दर सर्वाधिक रहा। दूसरा लाइन आपको लिखना है, 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में उत्तर प्रदेश का विकास दर सर्वाधिक रहा। ये दोनों क्वेश्चन पीसीएस में अभी तक कई बार आ चुके हैं। ठीक, अब देखिए इस समय और क्या क्या नया हो रहा है, क्या क्या उपलब्धि हो रही है, कैसे हम क्या कर रहे हैं, इसको जरा देखिए। 1993 में नेहरू रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना को मर्ज कर दिया गया। देखिएगा, 1993 में फाइन क्यों आप कर दिए? 1993 में नेहरू रोजगार योजना और जवाहर रोजगार योजना को मिलाकर एक कर दिया गया। In 1993, नेहरू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड जवाहर रोजगार प्रोग्राम वाज मर्ज्ड। इसको मिला दिया गया, ठीक है ना। और क्या नाम किया गया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसका क्या नॉमिनेशन किया गया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पीएम एम्प्लॉयमेंट, PMRY। इसका इंग्लिश में भी नाम यही लिखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। दूसरा देखिए क्या हो रहा भाई, यहीं से शुरुआत कर रहे हैं शिक्षा के विकास के लिए नया कुछ। शिक्षा के विकास के लिए 1993 में क्या किया गया था? न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो भी आएगा, वो भी आया था, लेकिन छोड़ दीजिए, उसका नाम मत रखिए, आगे दे देंगे। यहाँ से शुरुआत हो रहा सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक होल। क्या शुरुआत हो रही है?
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। देखिए अब दूसरी बात है, ये 1995 में, 1995 में, 1995 में क्या हो रहा जी? तो भी बता यहाँ आपको शिक्षा के क्षेत्र में मिड डे मील की शुरुआत, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत। मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना 1995 से हुई थी। कौन से क्लास तक? क्लास 5th तक, यहाँ पर 5वीं क्लास तक। ठीक है, तो मध्याह्न, लेकिन यहाँ पर सूखा अनाज दिया जाता था, पका पकाया भोजन नहीं। ये बात ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में गेहूं और चावल दिया जाता था, बच्चे के नाम पर उनके घर वालों को गेहूं और चावल दिया जाता था। ठीक है ना, पका पकाया अनाज नहीं, पका पकाया खाना नहीं। आज तो पका पकाया अनाज भी खाना दिया जाता है ना। यस सर। तो 1995 में ये किया गया। ठीक है, अब इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड लिख लिया, नहीं लिखा? नहीं सर। तो लिखिए, थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाइए भाई। हमने योजनाओं का कब से कब तक बताया? 90 से 92। अगला क्या होगा? 92 से क्या वो ठीक है? वो क्या हुआ? तो 1997 से अगली पंचवर्षीय योजना शुरू होगी। लिखिएगा, चलिए लिखिए भाई, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9th 5-year प्लान 1997 से लेके 2002। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना भी राजनैतिक उथल पुथल का, यहाँ पर भी पॉलिटिकल चेंजेस बहुत सारे हो रहे हैं। कई बार प्रधानमंत्री यहाँ पर भी बदल रहे हैं। कांग्रेस से मिली जुली सरकार आती है, भाजपा की सरकार आती है, 13 दिन की सरकार बनती है, 13 महीने की सरकार बनती है, फिर 5 साल की सरकार बनती है। यानी राजनीतिक उठापटक, उसका प्रभाव क्या होता है? जब पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है तो कोई भी देश में विकासशील काम सही ढंग से नहीं। जब जिसकी सत्ता जाने की बात होगी तो देश विकास की बात क्या सोचेगा भाई? अब अपनी कुर्सी बचाए कि देश बचाए? तो बात यहाँ पे आती है कि पॉलिटिकल जब इम्बैलेंस करता है तो थोड़ी प्रॉब्लम चलती है। खैर, इसी समय 2 कार्यक्रम बहुत तेजी से उभरते हैं, शुरू होते हैं और उनका बहुत तेजी से प्रभाव होता है। ये था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी योजना। ये 2 बड़े तेजी से कार्यक्रम 1997 1999। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना और दूसरा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो भाई ये कार्यक्रम यहाँ से शुरुआत हो रहा 97 से। इसका उद्देश्य था रोजगार को बढ़ावा देना। अब जरा सोचिए, यहीं पर एक पॉइंट, एक क्वेश्चन, जब हम 97 की बात कर रहे हैं तब से लेकर के बात कर रहे हैं कि सरकारें ये मान चुकी थी कि केवल सरकारी नौकरी से काम नहीं चलने वाला, लोगों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार में आना पड़ेगा और लोगों को अपना व्यवसाय भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके किए काम। इसीलिए तो दोनों रोजगार कार्यक्रम चलाए गए। लोन को बढ़ावा देकर, उधारी को बढ़ावा देकर के, बाकी चीज करके लोगों को रोजगार में लगाया गया। तो एक और आपने ये काम, दूसरी ओर देखिए 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्थायी सरकार बनती है
तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण जो काम किया वो है सड़कों का निर्माण। ठीक, हाँ, एक आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नए भारत के निर्माण के लिए सबसे तेजी में जो परिवर्तन किया वो था सड़कों का निर्माण। आप जरा देखिए कौन कौन सी सड़कें। नंबर 1 पर लिखिए, 1999 में शुरू हुआ था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना। कौन सी सड़क? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना। ठीक है, एक भाई ये हो गया आपका। जरा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है। इसका उद्देश्य क्या था? सड़कों का निर्माण, सड़कों का गाँव को शहर से जोड़ना। कुछ और इसमें खास बात था। इसका खास बात ये था, ऐसे सभी गांव जिनकी आबादी 1000 से अधिक, उन्हें पक्की 12मासी सड़कों से जोड़ना। ये लाइन जरूर याद रखना, यही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ऐसे लिख लीजिएगा इसमें डैश करके, ऐसे सभी गांव जिनकी आबादी 1000 से अधिक हो, उन्हें पक्की 12मासी सड़कों से जोड़ना। All those villages having population more than 1000 connect with, जिसकी आबादी 1000 से अधिक, उन्हें पक्की 12मासी सड़कों से जोड़ना। 12मासी मतलब बरसात में भी वो काम करे, यानी कि बारिश बाढ़ आ गई तो फिर सड़क टूट के भागे, पुलिया बनाकर। सबसे खास बात उनका यही था। तो पहला बात आ गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना। दूसरा, जैसा इन्होंने कहा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। इसमें भारत के 4 महानगरों को जोड़ना था। कौन से? 4 महानगर। भारत के उस समय 4 महानगर 4 वही थे, दिल्ली, मुंबई, देखिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और फिर कोलकाता से दिल्ली, यानी दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, यानी चारों ओर को लिंक कर देना। ये कनेक्टिविटी कुछ इस प्रकार से थी। दिल्ली यहाँ पे था, मुंबई यहाँ पे था, चेन्नई यहाँ पे था, कोलकाता यहाँ। अब एक क्वेश्चन आता है, मुझे बनाने का खास बात यह है, देखिए हम आपको हर समय नए तरीके से आए हुए प्रश्नों की बात करेंगे। वही एरिया आपसे बात करते हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन आता है। क्या है भाई? अब बात देखिए, ये 1 नंबर की सड़क हो गई, 2 नंबर की सड़क हो गई, ये 3 नंबर की, ये 4 नंबर की। कौन सी सड़क सबसे लंबी थी? मैप भी आपके सामने है, ये भी आपके सामने है। देखिए एक क्वेश्चन आया, दिल्ली से मुंबई की सड़क सबसे लंबी थी, मुंबई से चेन्नई की सबसे लंबी थी, चेन्नई से कोलकाता की सबसे लंबी थी, या कोलकाता से दिल्ली? ये चेन्नई से कोलकाता, ये वाली जो सड़क थी वो ऐसे थी, ये सड़क सबसे लंबी। तो चेन्नई से कोलकाता की सड़क सबसे लंबी। देखिए हम आपसे बार बार यही बात करें, हम आपको वहां तक ले जाने का प्रयास करेंगे जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। नाम बता के छोड़ देना तो बहुत आसान सी बात है। हमने बताया, आपने सुन लिया, आपने कहा बहुत सही, गुरुजी ने पढ़ा दिया, और पता चला क्वेश्चन उसके अगले स्टेप से आया। दूसरा लिखिए, अब आगे अगला लिखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज समझ में आ गया ना? ये भी 1999 में शुरू हुआ था। अब लिखिए, पूर्वी पश्चिमी गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। पूर्वी पश्चिमी गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये क्या बना? पूर्व से लेकर के पश्चिम तक का सीधा एक सड़क ले जाना। कहां से कहां तक था? यही क्वेश्चन बना है। सिलचर से पोरबंदर,
लिख लीजिएगा। कहाँ से कहाँ तक है? सिलचर से पोरबंदर। पोरबंदर आप जानते ही हैं, गांधी जी का जन्म स्थान। तो ये है आपका पोरबंदर, ये ठीक आपका पोरबंदर है। और यहाँ पर है सिलचर, ठीक है ना, ये सिलचर यहाँ असम में। तो सिलचर से लेकर के पोरबंदर। अच्छा एक क्वेश्चन कोई बता दिया, अगर ज्योग्राफी किसी का ठीक ठाक हो तो, सिलचर कौन से नदी के किनारे? आपका एक सवाल है। ज्योग्राफी आप ग्रेजुएशन में कितने लोगों का है आप में से? कोई नहीं? बताने में क्या दिक्कत है? हाथ उठा ही सकते हो, क्वेश्चन नहीं बताना मत बताना, बात ये तो बताओ केवल कि हम ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं। अब समझिएगा खास बात क्या है। भारत में एक ऐसी नदी है जो हेयर पिन टर्न लेती है, यही क्वेश्चन आपसे आता है। ये हेयर पिन टर्न इंडिया में लेती है, वो ब्रह्मपुत्र बॉर्डर में लेती है। वो क्या होता है, वो तिब्बत से आता है, ऐसे आके आता तब यहाँ आता ब्रह्मपुत्र। और एक नदी है जो ऐसे निकलती है, ऐसे करके ऐसे आती हुई यहाँ पर इंडिया में लेती है हेयर पिन। ये नदी है आपका बराक। बराक नदी मणिपुर से निकलती है। तो कहाँ से? मणिपुर। और इसी को बांग्लादेश में कहते हैं मेघना। तभी तो मिलती है ना, जब ब्रह्मपुत्र, यमुना और बराक ये सब मिल जाते तो क्या नाम हो जाता है यहाँ पर? मेघना। तो सिलचर इसी नदी के किनारे है और ऐसे हेयर पिन टर्न पे है, यानी ऐसे पूरा शहर यहाँ पर आपका बसा हुआ है, पूरी हेयर पिन टर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई पूर्वी पश्चिमी गलियारा, सिलचर से लेकर के पोरबंदर। फिर लिखिए उत्तरी दक्षिणी गलियारा। उत्तरी दक्षिणी गलियारा, गलियारा लिखिएगा, गलियारा नहीं, गलियारा। श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। अब एक क्वेश्चन फिर यहां से बनेगा कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा का चौराहा कहां पड़ता है? तो आपका जवाब है झांसी। देखिएगा, ये दोनों गलियारे झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। यहीं पर जनश्री बीमा योजना इसे शुरू किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। जनश्री बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना इसी पंचवर्षीय योजना काल में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया। यहीं से शुरू हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, वर्ष 2000-2001। देख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? वर्ष 2000-2001 के वित्तीय वर्ष से ये शुरू हुआ था। ये इस फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हुआ था, वर्ष 2000-2001 के वित्तीय वर्ष से। ठीक है, अब आ जाइए, अगली पंचवर्षीय योजना कौन सी होगी? 10वीं पंचवर्षीय, 10th 5-year प्लान। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2002 से 2007। अब 2002 से 2007 की जब आप बात करेंगे तो यहाँ फिर एक परिवर्तन मिल रहा है।
2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है और 2004 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार है। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने टेन्योर में अपना काम कर रहे थे और जैसे ही मनमोहन सिंह की सरकार आई उन्होंने नए सीरीज से काम करना शुरू किया, नए हिसाब से काम करना शुरू किया। और वास्तविकता ये है कि मनमोहन सिंह ने देश की प्रगति के लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत की। अब जरा क्या किया मनमोहन सिंह ने, जरा देखिए यहाँ पर। तो 2005 से मनमोहन सिंह ने कई सारे अच्छे काम करना शुरू किए। सबसे पहला काम क्या किया? NRHM। क्या किया? NRHM का फुल फॉर्म नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम। NRHM का उद्देश्य था कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं को सही ढंग से लोगों को दिया जाए। इसके लिए इन्होंने पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसके तहत इन्होंने सबसे पहले जो बात लिया वो था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत प्रसव, यानी भारत में जन्म लेने वाला हर बच्चा वो किसी हॉस्पिटल में पैदा हो। संस्थागत प्रसव इनका सबसे बड़ा फल है। इसके लिए इन्होंने एक कार्यकर्ता नियुक्त किया, आशा बहू। नाम सुना होगा, आज भी है गांव में, आज भी है आशा बहू। बताइए भाई, जानते हैं ना? आशा का फुल फॉर्म बता दीजिए जरा। बताइए भाई, आशा बहू को जानते हैं तो फुल फॉर्म बता दीजिए। आपको क्या लगता है, पीसीएस से पूछेगा तुम्हारे गांव में आशा बहू है या नहीं है? ऐसा नहीं क्वेश्चन आएगा। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन तैयार करिए। आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। लिख लीजिएगा, ये हमारे जानने वाले थे। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सबसे जरूरी चीज यही है, और वो है कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाए वो इस लेवल तक ला करके पढ़ाया जाए, या जो टॉपिक आप पढ़िए वो इस लेवल तक ला करके पढ़िए कि पीसीएस और आईएएस में आने वाला क्वेश्चन आता है। सामान्य जानकारी से केवल काम नहीं, बिल्कुल कोर एरिया तक जाकर के आप पढ़ाई करिए। ऐसा नहीं कि आप गए थे, हाँ देखा था मैंने ताजमहल, सड़क से देख लिया था ताजमहल। बिल्कुल एकदम डीप में जाकर के, उसके करीब में जाकर के आप पढ़ा। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसकी शुरुआत है। दूसरा क्या शुरुआत हो भाई, देखिए नरेगा अधिनियम आया। नरेगा अधिनियम कब आया? 2005। देखिएगा, नरेगा एक्ट। नरेगा एक्ट कब आया? और नरेगा की शुरुआत
हाँ, 2 फरवरी 2006, 2 February 2006, इसी को नरेगा दिवस कहते हैं। अच्छा, कोई बताएगा कि 2 फरवरी 2006 को और किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? दुनिया भर मनाता है उसे, पूरा दुनिया में। 2 फरवरी 2006 तो मई है, 1 मई विश्व मजदूर दिवस 1 मई। 2 फरवरी को हम मनाते हैं वेटलैंड डे, आर्द्र दिवस, आर्द्र भूमि दिवस। रामसर संधि के द्वारा दुनिया भर में वेटलैंड चिन्हित किए गए हैं और उन वेटलैंड्स में आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाता है। इन्वायरमेंट में आप पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो NRHM आशा, इसके बाद आपने लिखा, क्या लिखा? नरेगा। इसकी शुरुआत हो गई, और लिखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इसकी भी शुरुआत हो रही है। हॉर्टिकल्चर मिशन की भी शुरुआत हो रही है। ठीक, और लिखिए राष्ट्रीय बांस मिशन, नेशनल बैम्बूज मिशन। ये दोनों मिशन भी 2005 में अस्तित्व में आए, 2005 से ही। तो भाई अब आप समझ गए ऐसे, ये हो गया आपका 10वीं पंचवर्षीय। अब आप लिखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11th 5-year प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2007 से 2012। अब 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भी लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आखिरी है दोनों। अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी जल्दी का मामला है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, तीव्र एवं समावेशी विकास, तीव्र एवं समावेशी विकास, फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास का मतलब बनता है कि सभी क्षेत्रों का विकास, सभी एरियाज का विकास, किसी पर्टिकुलर एरिया का नहीं, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र का नहीं, सभी का विकास। और तीव्र का मतलब बंधा तेजी से किया जाए। एक बड़ी चीज बात आ रही थी भारत में कि अगर कोई चीज मिल रही है और वो बहुत लेट मिल रही है तो क्या मतलब है? सही समय पर मिलना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए भाई, आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। अब आप लोग अभी तो तैयारी मैंने शुरू की, अभी पढ़ने की उम्र कहाँ आई? तो भाई पढ़ने की उम्र कब आएगी? भाई अभी आप कहो कि हमने पढ़ाई शुरू किया है, हम पढ़ेंगे भी 2-4 साल बाद, तो पता चला 2 साल बाद, 2-4 साल बाद निकल जाएंगे। यानी समय के साथ। तो तीव्र और समावेशी विकास, इसी की बात करता है भारत इस समय अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो रही है। जिस समय शुरुआत हो रही है, पूरे कार्यकाल तक कांग्रेस की शासन रहती है, और एक समय जब पूरा शासन आता है तो तेजी से उसी पर पूरा काम किया जाता है। भारत ने भी इस दौरान काफी प्रगति सुनिश्चित की है। अब इस दौरान भारत ने नया क्या किया, नई कौन से कार्यक्रम आए? तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे उज्ज्वला योजना। हाँ। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या था भाई? आप बताइए, उज्ज्वला योजना का क्या उद्देश्य? तो उनको गैस तक चूल्हा देना।
एक जवाब हो गया। और कोई सा जवाब? LPG गैस। और कोई? महिलाओं को मुफ्त में, चलिए ठीक है। और कोई पीछे बता दे जरा, कोई और बताइए। उज्ज्वला योजना, महिला स्वास्थ्य, ये सारे जवाब गलत हैं। क्योंकि आप जो जवाब दे रहे हो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दे रहे हो, और हमने प्रधानमंत्री शब्द नहीं लगाया अभी। आप सिविल लेवल की जवाब तैयारी करेंगे तो इतने प्रमुख शब्दों को आपको ध्यान देना होगा। जब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तब आप बहुत बात करोगे मुफ्त गैस सिलेंडर योजना, और जब हम बात करेंगे केवल उज्ज्वला योजना, तब आप दूसरी योजना की बात। ये योजना की शुरुआत जो हुई थी 2007 में हुई, और इसका उद्देश्य क्या था? डैश करके लिख लीजिएगा। कई बार यूपीएससी में और कई बार पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन। महिलाओं की खरीद फरोख्त पर रोक। खरीद फरोख्त पर रोक। खरीद फरोख्त पर, ये खरीदना बेचने पर रोक, क्रय विक्रय पर रोक। प्रिवेंशन ऑन वीमेन ट्रैफिकिंग। महिलाओं का बहुत तेजी से व्यापार हो रहा था भारत में। असम जैसे राज्यों से बच्चियों और महिलाओं को वहाँ से ला करके औद्योगिक नगरों में काम के लिए बेचा जाता था, जिसे आप कहते थे ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और न केवल असम से, नेपाल भी इसका बहुत बड़ा भुक्तभोगी रहा। एक समय था कि जब रक्सौल से दिल्ली की बसें दिन भर फुल चलती थी। 24 घंटे में कम से कम कुछ नहीं तो 25 बस चलती थी, और 2500 बस घर पे जाती थी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव व्यापार। तो इसको रोकथाम के लिए मनमोहन सिंह ने उज्ज्वला योजना शुरू की। ये बात बिल्कुल याद रखना, क्योंकि यही तुरंत जैसे लोगों के पास एक क्वेश्चन आता है, तुरंत जो गैस सिलेंडर लगा देता है और वो कर। उज्ज्वला योजना, महिलाओं की खरीद फरोख्त कर लो, पहला बात आ गया। दूसरा योजना लिखिएगा, आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना, ठीक है। एक ये बात होगी, इसकी भी शुरुआत चली। अब दूसरी ओर देखिए, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना था, उसको बदल दिया गया नाम। नरसिम्हा राव जी ने उसका नाम बदल दिया, अरे सॉरी, मनमोहन सिंह जी ने उसका नाम बदल दिया। क्या नाम रखा? NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नया नाम क्या हो गया? नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। लिख लीजिएगा। नहीं, अभी ग्रामीण का नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। दूसरी ओर शहरी क्षेत्र वाले का भी नाम बदल दिया गया। उसका क्या नाम रखा गया? NULM। क्या नाम रखा गया? NULM। तो भाई NRLM, NULM, ये नाम रखा गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं उससे। अब बात कर लीजिए 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12th 5 years प्लान। जिसका भी उद्देश्य वही था, तीव्र एवं समावेशी विकास। और दूसरी ओर बात करेंगे, ये भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना, लास्ट 5 year प्लान। इसके बाद कोई 5 year प्लान, आखिरी पंचवर्षीय।
ठीक है, आखिरी। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसके बाद जब कार्यक्रमों की बात आती है या कुछ और नई बात आती है तो मोदी जी का कार्यकाल शुरू होता है। वहाँ से क्या शुरू होता है? नीति आयोग। यानी अब हमें आपसे नीति आयोग, ठीक है। तो 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर शुरू करते हैं नीति आयोग के साथ। स्वागत है। ये नहीं 2012